नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आज देश ने नया इतिहास लिखा है। 1962 के बाद पहली बार होने जा रहा है जब केंद्र की कोई सरकार लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। 18वीं लोकसभा की करीब फाइनल टैली आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के दफ्तर पहुंचे, देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो कहा वो आपको भी बहुत ध्यान से, बहुत गौर से सुनना चाहिए। विपक्ष के जोश के बीच पीएम मोदी कॉन्फिडेंस से लबालब भरे दिखे। वो आत्मविश्वास पीएम मोदी में कूट कर नजर आया। तीसरी बार सरकार बनाने का मौका देने के लिए जनता जनार्दन को धन्यवाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया और इस दौरान पीएम मोदी ने गारंटी वाली बात को फिर दोहराया। सभी कार्यकर्ताओं का प्यार, सभी जनता का प्यार, भारत माता की जय जगन्नाथ। इस आशीर्वाद के लिए मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं। जीत छोटी या बड़ी नहीं होती। 2014 में जिस ऊंचे मुकाम पर खड़े थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2024 में भी वहीं खड़े हैं। फर्क बस इतना है कि आंकड़े बदल गए हैं। बीजेपी बहुमत के जादुई आंकड़े तक अकेले बेशक नहीं पहुंचती दिख रही है, लेकिन बहुमत उसके साथ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि एनडीए के पास ना सिर्फ 272 का स्पष्ट आंकड़ा है, बल्कि उसके आगे की करीब 25 सीटों पर भी उसका ही कब्जा है। 10 सालों तक सत्ता के शिखर पर टिके रहना, 10 साल बाद चुनाव में अड़े रहना और उसके बाद जीत की ऐसी तस्वीर तैयार कर देना कि विपक्ष जीतता तो दिखे लेकिन सत्ता से दूर रहे, ये मोदी ही कर सकते हैं। देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा, ये मोदी की गारंटी है। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। आज बड़ा मंगल है और इस पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर विपक्ष के हर दावे का खंडन कर रही हैं। जेहन में यह सवाल उमड़ रहा हो कि यह कैसे हुआ, मोदी की गारंटी वाला कार्ड कैसे अब की बार भी चला, तो दृश्य देखिए और भरोसा दोहराइए उस मैंडेट पर जिसके लिए तपती दोपहरी में करोड़ों मतदाता निकले और मोदी के नाम पर वोट डाला। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये कोई सामान्य जीत नहीं है, ये कोई साधारण सियासी तस्वीर नहीं है। ये मोदी मैजिक ही है कि 10 साल बाद भी इंडिया ब्लॉक के दावे पर जनता ने एतबार तो किया, लेकिन सीमित दायरे में। जनता ने वोट तो किया, लेकिन सीमा रेखा खींचकर। मोदी जीते तो एक बार फिर मोदी की तीसरी सरकार बनने जा रही है। ये ऐसे ही नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए देश का चप्पा चप्पा छान डाला, रैलियों का रेला लगा दिया। आम चुनाव 2024 के लोकसभा सीट के आंकड़े से इतर पीएम मोदी की मेहनत देखिए। 16 मार्च को पीएम मोदी ने प्रचार अभियान की शुरुआत की और 30 मई तक धुआंधार प्रचार का यह सिलसिला चलता रहा। इस दौरान पीएम मोदी ने देश के 24 प्रदेशों का दौरा किया। कुल 183 कार्यक्रम किए, जिसमें 162 रैलियां शामिल हैं और कुल 21 रोड शो शामिल हैं।
जब पारा 40 के पार पहुंच रहा था, तब 73 साल के पीएम मोदी जनता के बीच अपने 10 साल की सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे थे। जब समूचा विपक्ष मोदी के खिलाफ देश भर में घूम घूम कर 295 सीटें जीतने का दावा कर रहा था, तब पीएम मोदी जनता को बता रहे थे कि विकास किस रास्ते आ रहा है। ये सच है और तथ्य है कि बीजेपी के सबसे बड़े दांव हैं पीएम मोदी, और पीएम मोदी के चेहरे पर ही पार्टी ने अब की बार चुनाव की वैतरणी पार की है। मोदी की तीसरी जीत ने जो रिकॉर्ड खड़ा किया है, उसे भी आज आपको जरूर देखना चाहिए। 1962 के बाद पहली बार है कि किसी सरकार ने 10 साल पूरा करके तीसरी बार वापसी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की बराबरी करने जा रहे हैं। यानी देश में दूसरी बार होगा जब केंद्र में कोई सरकार हैट्रिक लगाएगी। यही नहीं, पीएम मोदी के नाम एक और नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। नेहरू की तीसरी जीत का मार्जिन दूसरी जीत से कम था, जबकि बीजेपी का वोट प्रतिशत बरकरार है। गठबंधन की कुल सीटों से ज्यादा अकेले बीजेपी ने सीटें जीती हैं। 10 साल के बाद लगातार तीसरी बार जनता जनार्दन का प्यार, उनका आशीर्वाद हमारा हौसला बढ़ाता है, हमारे संकल्प को नई मजबूती देता है, नई ऊर्जा देता है। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। मोदी तो मुमकिन है, ये जितना फाइनल नतीजे आने के पहले सच था, रिकॉर्ड देखने के बाद अब भी ये उतना ही सच दिख रहा है। विपक्ष की तादाद बढ़ जाने से सरकार बन जाए, ऐसी कोई संभावना दूर दूर तक नहीं दिखती। आम चुनाव 2024 के संपूर्ण नतीजे आने के बाद देश भर के पॉलिटिकल पंडित जब विश्लेषण करने बैठेंगे, तब भी उनके सामने मोदी की हार में जीत वाला समीकरण ही सामने होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आधार देख लीजिए। क्योंकि जिन लोगों की नजरें सिर्फ आम चुनाव पर टिकी हैं, उन्हें याद करने की जरूरत है कि बीजेपी ने 3 दिनों में देश के 3 राज्यों में सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। और यही नहीं, बीजेपी के लिए अभेद किला बना आंध्र प्रदेश का दरवाजा भी मोदी ने तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों को फिर से 2024 में आशीर्वाद देते हुए इस ऐतिहासिक घड़ी को हम देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार पर हाहाकार के बीच केरल में पहली बार बीजेपी का खाता खुलने वाला हिसाब किताब भी देखना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। ओडिशा में बीजेपी अकेले दम पर सरकार बनाने जा रही है। नवीन पटनायक के 24 साल के शासन को मोदी ने उखाड़ फेंका है। वहीं दक्षिण के राज्य आंध्र प्रदेश में बीजेपी तेलुगु देशम पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। तेलंगाना में हमारी संख्या 2 गुना हो गई है। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, ऐसे कई राज्यों में हमारी पार्टी ने लगभग क्लीन स्वीप किया है। मैं इन सभी राज्यों और अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के मतदाताओं का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं। लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत पक्ष होता है कि सरकारें बनती हैं, गिरती हैं। कभी पक्ष जीतता है तो कभी विपक्ष सत्ता में आता है, लेकिन हर हाल में जनता की जीत होती है, जनादेश की जीत होती है। जिन लोगों के मुख से अभी भी 400 पार के नारों का कड़वा स्वाद नहीं जा रहा है, उन्हें 295 सीटों का दावा भी याद करना चाहिए, क्योंकि अब फाइनल रिजल्ट सामने है। नैरेटिव चलाने, दौड़ाने का दौर खत्म हो चुका है। जनता ने जिसको चुना है वो सामने है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए जब करप्शन का महिमा मंडन शुरू हो जाए,
और इसमें निर्लज्जता की सारी हदें पार हो जाए, तब करप्शन को बहुत ताकत मिल जाती है। इसलिए तीसरे कार्यकाल में एनडीए सरकार का बहुत ज्यादा जोर हर तरह के करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने का होगा। एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि एनडीए के 300 के आसपास के आंकड़े देखने के साथ ही इंडिया ब्लॉक 230 के आसपास के आंकड़ों के साथ फुल ऑन एक्टिव हो गया है। खबरें आने लगी हैं कि हैदराबाद टू पटना, मुंबई टू दिल्ली भेजे जाने लगे संदेशों के तार, इकट्ठा होने लगे सत्ता पाने के लिए बेकरार विपक्ष के दावेदार। लेकिन इस बीच एनडीए के साथियों ने क्लियर मैसेज दे दिया। आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू का मैसेज आया, जो बीजेपी के बाद एनडीए की दूसरी सबसे बड़ी पार्टनर बनकर उभरी है। पटना से नीतीश कुमार का संदेशा आया, जो तीसरी सबसे बड़ी पार्टनर है। तो 400 ना सही, 370 भी ना सही, आएंगे तो मोदी ही। जनादेश आ गया है और फाइनल टैली भी क्लियर हो चुकी है। अब पीएम मोदी के तीसरे काल के शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार है। 2024 के चुनाव में अगर बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है तो वो है उत्तर प्रदेश में, जहां इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को बुरी तरह पछाड़ दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर यूपी में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बीजेपी यूपी में बुरी तरह पिछड़ी है। यूपी में हिट हुई राहुल अखिलेश की जोड़ी। भले एनडीए गठबंधन ने अपनी सरकार बचा ली हो, लेकिन इतना तो मानना है उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने कमाल करके दिखा दिया है। 80 सीटों वाले यूपी में इंडिया गठबंधन को मिली प्रचंड जीत ने जहां राहुल और अखिलेश की धाक जमा दी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और यूपी में योगी सरकार के खिलाफ खतरे की घंटी बजा दी है। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को रिकॉर्ड तोड़ जीत मिली है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं का डंके की चोट पर कहना है कि यूपी ने देश में बदलाव का संकेत साफ दे दिया है। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी की जनता ने कमाल करके दिखा दिया। नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया, मगर बीजेपी यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है। और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं। आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही यूपी में जबरदस्त प्रचार और तैयारियों के बाद भी बीजेपी और उसके सहयोगी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों से हार गए। जानकारों के मुताबिक इसके पीछे मोटे तौर पर 7 वजहें मानी जा रही हैं। 7 वजहों से पलटा यूपी का गेम। नंबर 1, यूपी में कांग्रेस एसपी को गठबंधन का फायदा मिला। नंबर 2, दोनों दलों का वोट एक दूसरे को ट्रांसफर हुआ। नंबर 3, बीएसपी का कोर वोट भी इंडिया को मिला। नंबर 4, राहुल अखिलेश की संयुक्त रैलियों का असर हुआ। नंबर 5, साइलेंट वोटरों को समझने में बीजेपी से चूक हुई। नंबर 6, अल्पसंख्यक वोट बैंक निर्णायक साबित हुआ। नंबर 7, चुनाव में कांग्रेस एसपी का तालमेल नजर आया। यूपी की जनता को क्या कहना चाहिए मैम? मैं अपनी यूपी की जनता को ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही विवेक दिखाया और मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने यूपी पे है।
सबसे पहले तो मैं मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने समाजवादी विचारधारा का जो समर्थन किया है। स्पेशली उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक सबक सिखाने का काम किया है, उनका अहंकार, उनकी तृष्णा को तोड़ने का काम किया है कहीं ना कहीं। और जिस तरह सभी समाज और सभी वर्ग के लोग एक साथ आए और जिस तरह समर्थन दिया, क्योंकि सभी लोग त्रस्त हैं। यूपी में इंडिया गठबंधन ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा था। यूपी में एसपी अध्यक्ष ने कांग्रेस को 17 सीटें दी थी और 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा था। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जीत को अखिलेश यादव के लिए बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। यूपी में हिट हुई राहुल अखिलेश की जोड़ी। अखिलेश की इस जीत में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक नारे का भी असर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने आरक्षण और संविधान बदलने को मुद्दा बनाया, उसका असर नीचे तक जाता दिख रहा है। बीएसपी के वोटर्स भी इंडिया अलायंस के साथ जाते दिखे। मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी और यह सच साबित हुआ। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। हैरानी की बात तो यह है कि यूपी में राम मंदिर का फायदा भी बीजेपी को मिलता नहीं दिख रहा है। 22 जनवरी 2024 को जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को जबरदस्त फायदा होगा। लेकिन फैजाबाद से लेकर अमेठी तक यूपी के बड़े चेहरे एसपी और कांग्रेस प्रत्याशियों के सामने ढेर हो गए। जरा देखिए बीजेपी के कौन कौन से धाकड़ चेहरे यूपी में चुनाव हार चुके हैं। यूपी में बीजेपी के 4 केंद्रीय मंत्रियों को हार का मुंह देखना पड़ा है। अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हार चुकी हैं। खीरी से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी हार चुके हैं। चंदौली से केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे हार चुके हैं। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर मोहन लालगंज से हारे हैं। जबकि फैजाबाद से सांसद लल्लू सिंह को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने हरा दिया है। यूपी में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। खुद बीजेपी के दिग्गज हैरान हैं कि आखिर यूपी में ऐसे नतीजे कैसे आ गए। जानकारों के मुताबिक यूपी में बीजेपी जहां जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल की न्याय यात्रा, अखिलेश यादव के साथ साझा रैलियां और रोड शो ने जबरदस्त असर दिखाया है। राहुल और अखिलेश की जोड़ी को यूपी की जनता ने अपने सर आंखों पर बैठाया है। यूपी में बीजेपी की हार के कई फैक्टर बताए जा रहे हैं। चुनाव में बड़े चेहरे नहीं चले, राम मंदिर का मुद्दा नहीं चला, पेपर लीक मुद्दे से नुकसान, विपक्ष के आरक्षण के मुद्दे से नुकसान। इंडिया गठबंधन यूपी के नतीजों को देखकर गदगद है। साफ कहा जा सकता है कि यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने वो कर दिखाया है जिसका अंदाजा बीजेपी को दूर दूर तक नहीं था। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि साल 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए अभी से ही खतरे की घंटी वाले साबित होने जा रहे हैं। एनडीए की जीत में और कांग्रेस की हार में कई चौंकाने वाले पहलू भी दिखाई दे रहे हैं। देश की सबसे चर्चित सीट्स पर बहुत बड़े उलटफेर हुए हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में करारी हार हासिल हुई है, तो वहीं चुनावी रणनीति में किस्मत आजमाने उतरे फिल्मी सितारों को भी जनता ने चौंका दिया। स्पेशल रिपोर्ट में जरूर देखिए चुनावी दंगल में बड़े नाम क्यों हो गए धड़ाम। पोस्टल बैलेट खुले तो धड़कनें बढ़ी, ईवीएम के पत्ते खुले तो सांसें अटकी और जब नतीजे निकलने लगे तब अरमान चकनाचूर होने लगे।
कई हाई प्रोफाइल सीटों के शॉकिंग रिजल्ट हैं। चर्चित चेहरे, दिग्गज सियासी हस्तियां, फिल्मी सितारे और बाहुबलियों को भी 24 के चुनाव में जोरदार झटके महसूस हुए हैं। जमीन उनकी भी खिसकी जो खुद को चुनावी राजनीति का धुरंधर मान जनमानस से ऐंठ रहे थे। सबक उन्हें भी मिला जो अपनी सितारा छवि को कैश करने चले थे। जनता ने लोकतंत्र का पाठ उन्हें भी पढ़ाया जो अपनी विरासत की राजनीति चमकाने आए। 24 के जनादेश ने सबको करारा जवाब दिया है। सिलसिलेवार ढंग से देखिए दिग्गजों के हार और हार की वजह। शुरुआत सबसे ज्यादा सीटों वाले उत्तर प्रदेश से, जहां बहुत बड़े उलटफेर हुए हैं। उत्तर प्रदेश की हॉट सीट कही जाने वाली अमेठी सीट पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा ने बड़े अंतर से चुनाव में हरा दिया है। उन्होंने मेरे को आदेश किया तो मैं लड़ा, ठीक है। तो अब जो जनता ने मेरे को मैंडेट दिया है तो ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है, जो उनका एहसान रहेगा मेरे ऊपर और मैं उसको उतारने की कोशिश करूंगा। मैं उनका हमेशा, उनका घर है यहाँ पे, वो आए जाएं, एक महिला होने के नाते जो मेरा संस्कार है मैं उनका सम्मान। अमेठी कभी गांधी परिवार का गढ़ था। 19 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने इस किले में सेंध लगाई थी, लेकिन 24 के रण में कांग्रेस ने अपने भरोसेमंद कार्यकर्ता से स्मृति ईरानी को जबरदस्त शिकस्त दिलवाकर गांधी परिवार की सियासी शक्ति का एहसास कराया है। उधर स्मृति ईरानी की तरह यूपी में हैवीवेट कैंडिडेट माने जाने वाली मेनका गांधी भी मात खा गई हैं। सुल्तानपुर सीट पर मेनका गांधी को समाजवादी पार्टी के राम भुआल निषाद ने मात दी है। यूपी में केंद्रीय मंत्रियों की साख भी नहीं बची। यूपी की चंदौली सीट पर केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे एसपी के वीरेंद्र सिंह से चुनाव हार गए हैं। लखीमपुर खीरी सीट पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की करारी हार हुई है। टेनी का मुकाबला समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा से था। मोहनलालगंज की सीट पर एसपी उम्मीदवार आरके चौधरी ने केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर को हराकर जीत दर्ज की है। जाटलैंड में बीजेपी के दिग्गज और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान समाजवादी पार्टी के हरेंद्र सिंह मलिक से कांटे की टक्कर में हार गए हैं। कि जिस तरह से सीटें उत्तर प्रदेश में कम हो गई हैं, कई राज्यों में और कम हुई है, बिहार में भी उसकी सीटें कुछ कम हुई हैं, कहीं न कहीं लोगों के बीच में बीजेपी के खिलाफ तो आक्रोश था ही। जो मैंडेट आया उसके बाद अब लगता है नए राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं कि जिस तरह से सीटें उत्तर प्रदेश में कम हो गई हैं, कई राज्यों में और कम हुई है, बिहार में भी उसकी सीटें कुछ कम हुई हैं, कहीं न कहीं लोगों के बीच में बीजेपी के खिलाफ तो आक्रोश था ही। जो मैंडेट आया उसके बाद अब लगता है नए राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं। यूपी में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका फैजाबाद लोकसभा सीट पर लगा है। जिस राम मंदिर लहर पर सवार होकर बीजेपी 400 पार का ख्वाब देख रही थी, उसी अयोध्या में भगवा रंग फीका पड़ गया है। फैजाबाद में बीजेपी के लल्लू सिंह को समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने भारी अंतर से हरा दिया है। अवधी बेल्ट में बीजेपी को जोरदार झटका लगा है। इलाहाबाद सीट पर कांग्रेस की दमदार वापसी के भी बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है, जहां कांग्रेस के उज्जवल रमन सिंह ने नीरज त्रिपाठी को हराकर करिश्माई नतीजे निकाले। यूपी जैसी बाजी बिहार और झारखंड में भी देखने को मिली, जहां कई सीटों के नतीजों ने सबको चौंकाया है। बिहार के भोजपुर की आरा सीट पर केंद्रीय मंत्री आरके सिंह सीपीआई एमएल के प्रत्याशी सुदामा प्रसाद से चुनाव हार गए हैं। बिहार की सबसे चर्चित सीट बनी काराकाट पर भोजपुरी स्टार पवन सिंह हार गए। हालांकि उनके मैदान में आने से उपेंद्र कुशवाहा का खेल बिगड़ा। काराकाट पर सीपीआई माले प्रत्याशी राजा राम ने जीत हासिल की। बिहार की हॉट सीट पूर्णिया पर पप्पू यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जेडीयू के संतोष कुमार को शिकस्त दी है। बिहार में कभी बाहुबली शहाबुद्दीन का गढ़ कही जाने वाली सिवान सीट पर उनकी पत्नी हिना शहाब चुनाव हार गई हैं। सिवान में जेडीयू की विजय लक्ष्मी देवी ने जीत दर्ज की है। वहीं झारखंड में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। अर्जुन मुंडा को कांग्रेस उम्मीदवार कालीचरण मुंडा ने हराया है।
यूपी बिहार का पैटर्न पश्चिम बंगाल की कुछ सीटों पर भी दिखा है, जहां बहरामपुर सीट पर टीएमसी के टिकट से क्रिकेटर यूसुफ पठान ने कांग्रेस के दिग्गज अधीर रंजन चौधरी को पटखनी दे दी है। इसी तरह बंगाल के कृष्णानगर सीट पर टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने बीजेपी की अमृता राय को शिकस्त दी है। बड़े राज्यों के बाद अब उन चर्चित चेहरों वाली सीटों पर जीतने और हारने वालों के नाम जान लीजिए। आंध्र प्रदेश में फिल्म स्टार पवन कल्याण की जन सेना पार्टी ने लोकसभा में भी 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे और दोनों पर ही जीत हासिल की है। हैदराबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी की माधवी लता असदुद्दीन ओवैसी से बड़े अंतर से चुनाव हार गई हैं। तमिलनाडु की कोयंबटूर सीट पर दक्षिण में बीजेपी का चेहरा बने अन्ना मिलाई डीएमके के गणपति राजकुमार पी से चुनावी दंगल में मात खा गए हैं। और आइए अब आपको छठे सवाल के विजेताओं के नाम भी बता दें। छठे सवाल के विजेता हैं यूपी के शाहजहांपुर से मंजुला मिश्रा और यूपी के रॉबर्ट्सगंज से अंकिता।